नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम वाटर अर्थात जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की दूसरी आवश्यकता जल ही है। इसके बिना अधिक दिनों तक जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हालांकि भोजन के बिना कुछ माह तक जीवित रहा जा सकता है, परंतु जल के बिना 2-3 सप्ताह भी जीना मुश्किल होता है। जल के अनेक उपयोग हैं, जैसे नहाने के, धोने में, खाना पकाने, कृषि कार्य करने तथा पीने इत्यादि। धुलाई प्रक्रिया में जल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना तो धुलाई प्रक्रिया के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता है। वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे पहली आवश्यक सामग्री जल ही है। यदि साबुन अथवा अन्य शोधक पदार्थों के प्रयोग नहीं भी किए जाएं, तो केवल पानी से झटककर वस्त्रों को खंगाल देने से भी बहुत हद तक गंदगी निकल जाती है। खासकर उस पर लगे धूल कण, बालू, मिट्टी आदि तो साफ हो ही जाते हैं। जल सर्वाधिक शक्तिशाली घोलक है, इसीलिए इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वच्छक साधन भी कहा जाता है। धुलाई प्रक्रिया में जल रेशों के भीतर प्रवेश कर जाता है और अपनी वेदन क्षमता से उन्हें आर्द्र एवं गीला कर देता है। जल उनके अंदर उपस्थित गंदगी, मैल, धूल कण, मिट्टी आदि को अपने में घोल लेता है। फलतः धूल कण वस्त्र की सतह से पृथक हो जाते हैं और पुनः वस्त्र पर नहीं चिपकते। वस्त्र को थोड़ा झटक कर खंगाल देने से ही जल में घुली गंदगी एवं मैल दूर हो जाता है और वस्त्र की अधिकांश गंदगी साफ हो जाती है। ठंडे जल से एल्ब्यूमिन के धब्बे सरलता से साफ हो जाते हैं। गर्म जल से चिकनाई एवं ग्रीस के धब्बे पिघलने लगते हैं और शीघ्रता से साफ होते हैं। ताप के बढ़ने से जल की घोलक क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसीलिए गर्म पानी में साबुन अथवा शोधक पदार्थ मिलाकर भिगोने से उस पर सटी चिकनाई पिघल जाती है। साबुन से चिकनाई का पायसीकरण होने लगता है। फलतः चिकनाई से सटे धूल कण, गंदगी, मैल आदि भी पृथक होने लगते हैं और वस्त्र शीघ्रता से साफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर अर्थात जल का संगठन। प्राचीन समय में जल को पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था। ऐसा वर्णन किया गया है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। परंतु सन 1741 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि जल एक यौगिक है। यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। ड्यूमा एवं मैले ने हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का परिमाणात्मक अनुपात निकाला। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से के रासायनिक संयोग से जल का एक अणु बनता है। अतः जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। परंतु उत्कृष्ट घोलक होने के कारण यह अपने में अन्य कई चीज़ों को घोल लेता है। अब हम बात करते हैं जल के स्रोत मीन्स सोर्सेज ऑफ वाटर। संसार के मानचित्र का यदि अवलोकन करें तो पता चलता है कि संसार का 3 हिस्सा जल तथा 1 हिस्सा थल है। अतः संसार के सभी भागों में पर्याप्त परिमाण में मिलता है। प्राकृतिक रूप में जल समुद्र, नदी, झील, झरनों, कुओं आदि ही इसके भंडार हैं। जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। यह बाह्य रूप से साफ एवं चमकीला दिखाई देता है। इसकी तुलना आसवन जल से की जा सकती है। यह सभी प्रकार की अशुद्धियों, जीवाणुओं, विषाणुओं आदि से मुक्त रहता है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा नगण्य होती है। परंतु वर्षा का जल जब बादल से भूमि की ओर उतरने लगता है तो वायुमंडल में विद्यमान अशुद्धियां जैसे धूल, धुआं, सूक्ष्मजीव, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं अन्य अकार्बनिक अशुद्धियां आकर इसमें मिल जाते हैं, जिससे जल शुद्ध हो जाता है।
अतः प्रथम एवं द्वितीय वर्षा के जल का प्रयोग नहाने, धोने, खाना पकाने इत्यादि कार्यों में कदापि नहीं करना चाहिए। इस समय अम्ल की वर्षा होती है। जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाए तभी वर्षा का जल एकत्रित करके नहाने, वस्त्र धोने, भोजन पकाने आदि कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्षा का जल धुलाई प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा रहता है। यह मृदु जल होता है। इससे धुलाई करने से वस्त्र अधिक सफेद, उज्जवल एवं चमकदार बन जाता है। साथ ही कम साबुन खर्च होता है और वस्त्र की गंदगी शीघ्रता से निकलकर वस्त्र को पूर्णतः स्वच्छ बना देती है। जल के मुख्य स्रोत इस प्रकार से हैं। पहला है वर्षा का जल, दूसरा भूपृष्ठीय जल जिनमें कृत्रिम झरने, नदी, नहर, तालाब, जलाशय, सरोवर, सागर, खाड़ी आदि आते हैं, और थर्ड है भौम जल जिसमें कुएं, आर्टिजियन कुआं, हैंडपंप का जल, ट्यूबवेल का जल इत्यादि आते हैं। जल की अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस जिसमें बर्फ के रूप में, द्रव्य पानी के रूप में तथा गैस जल वाष्प के रूप में। अतः जल की ठोस अवस्था बर्फ, द्रव अवस्था पानी एवं गैस अवस्था जल वाष्प है। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल की। जब वर्षा होती है तो इसका कुछ अंश भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है और भौम जल का निर्माण करता है। वर्षा के जल का कुछ अंश बहकर नदी, तालाब, झील, झरनों आदि तक पहुंचकर समुद्र तक पहुंच जाता है। सूर्य के प्रचंड ताप से समुद्र के जल वाष्प में परिणित होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है और बादलों का निर्माण करता है। वर्षा के जल का कुछ अंश पेड़ पौधे, वृक्ष, लतिकाएं आदि द्वारा भूमि से अवशोषित कर लिया जाता है। ये जल पत्तियों की सहायता से निरंतर वाष्पीकृत होता रहता है और वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में ये जल वाष्प पहुंचकर बादलों के निर्माण में सहायता करती है। बादल पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर चला जाता है। वहां का तापक्रम अत्यंत कम होता है, जिस कारण जल वाष्प घनीभूत होकर पानी की बूंदों में परिवर्तित होने लगती है। यही पानी की बूंदें वर्षा के रूप में पुनः पर्वतों, मैदानों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों में आकर गिरती हैं। पर्वतों पर बर्फीली चोटियों के संपर्क में आने से वर्षा की बूंद तुरंत बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, परंतु जो जल मैदानी इलाकों में गिरता है वह जमीन के भीतर प्रवेश करके अभेद स्तर के रूप में एकत्रित हो जाता है, जहाँ से पुनः झरने के रूप में बहने लगता है। गर्मी के दिनों में पर्वत शिखरों पर जो जल बर्फ के रूप में रहता है वह सूर्य के प्रचंड ताप से पिघलकर पुनः पानी बन जाता है और नदियों में आकर मिल जाता है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाता है। इस प्रकार सागर से जल का वाष्पीकरण होकर बादल में बदलना, संघनित बादलों के जल का घनीभूत होकर धरती पर उतरना तथा धरती का जल सागर तक पहुंचने की संपूर्ण यात्रा को ही जल चक्र कहते हैं। यह जल चक्र निरंतर चलता रहता है। थैंक्स।